तो फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें आना चाहिए, क्योंकि हम ये सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टूटते हैं, ठीक है। तो देखो, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि फिजन का मतलब होता है टूटना बच्चों, फाइन। अब कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बना है, यहाँ पे क्योंकि हम कार्बन और इसके कंपाउंड की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम शेयरिंग इज केयरिंग की बात करेंगे बच्चे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए दो तरीके का फिजन होता है, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है बच्चे हेट्रोलिटिक। तो एक हो गया होमोलिटिक और एक हो गया आपका हेट्रोलिटिक। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि होमोलिटिक फिजन में हमें क्या होता है, एक जैसे ही एटम हमारे पास होने वाले हैं। कहने का मतलब देखो क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं होमोलिटिक फिजन की, होमोलिटिक फिजन, तो अभी जो आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि होमोलिटिक फिजन में आप जो है एक ही तरह के एटम्स का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब देखो, लेट्स सपोज यू आर हैविंग H2, या आप ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करिए जब वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनका नेचर सेम हो या उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा ना हो, तो हम कहेंगे कि वो होमोलिटिक फिजन दिखाता है। अब होमोलिटिक फिजन में जो इंटरमीडिएट बनता है केमिस्ट्री में, उस इंटरमीडिएट का नाम है, उस इंटरमीडिएट का बच्चों नाम होता है फ्री रेडिकल। द इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक फिजन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसे हम कहते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फिजन तब होता है जब आप रिएक्शन को हेल्पर की प्रेजेंस में कराते हो, मतलब आपको बाहर से एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है जो इस रिएक्शन को करा पाए। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं हेल्पर। हेल्पर का मतलब देखो क्या हुआ, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड या रेडिकल। इनमें से अगर कुछ भी है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे होमोलिटिक फिजन होने के चांसेस हैं और आपको मिलेगा क्या बच्चे, वहां पे एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। अब एग्जांपल करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास है Cl2, ऐसे लिख दिया हमने, और हमने इसको बच्चे ट्रीट कर दिया Hν की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों Cl के हैं। तो जब आप इसे हीट करोगे तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अगर ध्यान से देखो तो ये एरो भी मैंने कुछ अलग तरीके का बनाया है, इसे हम कहते हैं फिश लाइक एरो, है ना। तो देखो हम किसका फॉर्मेशन हुआ, लाइक दिस, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। तो ये हो गया आपका होमोलिटिक फिजन। और देखो आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला बच्चे फ्री रेडिकल। तो कल को मान लीजिए अगर आप ये होमोलिटिक फिजन जो है आप कर रहे हैं इथेन में, CH3, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आपने लिख दिया बच्चे Hν या सनलाइट। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। क्या मिला अपने को, देखिए CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। तो हमको बेटा यहाँ पे दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि यहाँ पे क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि हम होमोलिटिक फिजन में जिस इंटरमीडिएट को बनाते हैं उसका नाम क्या होता है, फ्री रेडिकल। हमें क्या पता होना चाहिए, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, अनस्टेबल। भाई वो पहले कराना चाहेंगे। अच्छा, अगर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे वो कैसे बिहेव करेगा, एज पैरामैग्नेटिक। क्योंकि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, हैविंग एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, एज पैरामैग्नेटिक, एज पैरामैग्नेटिक। तो ये मतलब हुआ बच्चे आपके लिए होमोलिटिक फिजन का, जहां पे हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज की तरफ। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज जैसा कि नाम ही है, हेट्रो मतलब हो गया दो अलग अलग, डिफरेंट, है ना। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे दोनों एटम्स का नेचर अलग अलग होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी आर हैविंग CH3Cl, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि Cl और कार्बन में डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, कार्बन भी होता है, बट Cl कहीं बेहतरीन होता है, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहां पे वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल रिएजेंट, नो एक्सटर्नल
reagent is required. No external reagent is required. ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब यहां पे कोई एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं है तो ये Cl जो कि इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो बच्चे इस बार जब खींचेगा, देखो एरो ऐसा बनाएंगे, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो अगर कभी आप समझो तो आपको यहां पे क्या मिला, CH3 प्लस Cl माइनस। तो देखो बच्चे, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। तो यहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। सिंपल सी बात ना। तो अब हमने देखा कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास होता है CH3MgCl, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो क्या बना, कार्बोकेटायन। लेट्स गो फॉर CH3MgCl। अब आप सबको पता है कि कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली बात है कार्बन, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे कार्बन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर कभी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों कार्ब अनायन। तो देखो हमने 3 तरह के इंटरमीडिएट पढ़े। सबसे पहला फ्री रेडिकल जो होमोलिटिक फिजन में मिलता है, फिर कार्बोकेटायन जो हेटेरोलिटिक फिजन में मिलता है, फिर कार्ब अनायन जो हेटेरोलिटिक फिजन में मिलता है। तो आपको इनका ऑर्डर याद करना होता है स्टेबिलिटी का। इस पे सवाल जरूर बनते हैं। तो कैसे याद करोगे बच्चे, देखो आपको ये समझना है, अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो आप ध्यान रखना इस बात को, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। मतलब बच्चे 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिथाइल कार्बोकेटायन है वो लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि वहां पे आप समझ सकते हैं और ज्यादा कार्बन नहीं लगे हैं। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है, एल्काइल ग्रुप। जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है वो कंपनसेट हो गई, वो और ज्यादा रिचनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। अच्छा बच्चे फिर ध्यान रखना, क्योंकि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल ये दोनों करीब हैं, तो जो ऑर्डर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का होता है वही ऑर्डर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का होता है। मतलब क्या हुआ, तो फ्री रेडिकल भी जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, एट लास्ट मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा ना। कार्ब अनायन समझो, कार्ब अनायन इनका उल्टा है। क्यों भाई, देखो अगर कभी ऐसा हुआ कि मान लो C पे नेगेटिव है और आपने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा दिए, हम सबको पता है एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये तो ऑलरेडी रिच है, इसको और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो भयंकर रिपल्शन हो गया वहां पे। तो हम कहते हैं कि कार्ब अनायन के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मिथाइल कार्ब अनायन, उसके बाद हो गया तुम्हारा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, एट लास्ट 3 डिग्री। तो ये आपको होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन में समझना है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप सबको आना चाहिए, स्कूल एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है बच्चे।